हेलो एवरीवन। यूपी पीसीएस टेस्ट सीरीज या पार्ट नंबर सी होगा। इससे पहले हमने दो पार्ट में 30-30 क्वेश्चन करके और एक में 40 क्वेश्चन, एक में 30 क्वेश्चन करके सॉल्व करवा दिया है। ये क्वेश्चन नंबर 70 से हम स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से पंचायती राज व्यवस्था का उद्देश्य क्या है? निम्नलिखित में से पंचायती राज व्यवस्था का उद्देश्य क्या है? इसमें पहला है राजनीति में ग्रामीण निवासियों की भागीदारी को सुनिश्चित करना, लोकतंत्र की शक्ति का विकेंद्रीकरण करना, या कृषक वर्ग की राजनीति के लिए जागरूक बनाना, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 70 का आंसर बी होगा, लोकतंत्र की शक्ति का विकेंद्रीकरण करना। देखिए, भारत में पंचायती राज जो व्यवस्था है उसका मुख्य उद्देश्य यह था कि लोकतंत्र की शक्ति का जो है विकेंद्रीकरण करना चाहिए। और पंचायती राज व्यवस्था ग्रामीण भारत की स्थानीय शासन और स्वशासन प्रणाली है। आधुनिक भारत में तो अक्टूबर 1957 को पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। ठीक है, तो इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 71 पे आते हैं हम लोग। 71 है, निम्नलिखित में से राज्य शब्द की परिभाषा के अंतर्गत कौन आता है? राज्य शब्द की परिभाषा के अंतर्गत कौन आता है? भारत की संसद, स्थानीय निकाय, या राज्य सरकार के विधायी अंगों को प्रभावित करने वाली सरकार, या स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। देखिए, इसका आंसर डी आएगा। राज्य सरकार के अंतर्गत जो राज्य शब्द का परिभाषा है उसके अंतर्गत सभी आते हैं। देखिए, राज्य शब्द की परिभाषा के अंतर्गत संघ के कार्यकारी एवं विधायी अंग, राज्य के कार्यकारी एवं विधायी अंग, सभी स्थानीय निकाय और सभी वैधानिक और गैर वैधानिक प्राधिकरण, ओएनजीसी, एलआईसी, सेल, गेल, इटिसरा, और राज्य के एक साधन के रूप में कार्य करने वाली निजी संस्था या एजेंसी राज्य के अर्थ के अंतर्गत आ सकती है। ठीक है, राज्य के एक साधन के रूप में कार्य करने वाली निजी संस्था या एजेंसी राज्य के अंतर्गत आ सकती है। आंसर नंबर 71 का भी होगा क्वेश्चन नंबर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72। निम्नलिखित में से कौन प्रधानमंत्री बनने से पूर्व राज्यों के मुख्यमंत्री रहे हैं? तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कई एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं यूपी पीसीएस के, है ना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आप तो उसमें ही दिखाई देगा। इसे क्वेश्चन जो है कई बार पूछे जा चुके हैं, तो इसमें आंसर होगा ए। ठीक है, सॉरी, आंसर होगा ए। 1, 4 और 5, मोरारजी देसाई और बीपी सिंह और एच.डी. देवेगौड़ा। इसमें कुल 6 व्यक्ति जो थे, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, बीपी सिंह, पीवी नरसिम्हा राव और एच.डी. देवेगौड़ा एवं नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने से पूर्व अपने राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। ठीक है, नरेंद्र मोदी भी गुजरात के मुख्यमंत्री थे पहले, प्रधानमंत्री बनने से पहले गुजरात के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 73 पे। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक लोक लेखा समिति के संबंध में सत्य नहीं है? वर्तमान में 22 सदस्य हैं और समिति में किसी मंत्री का निर्वाचन नहीं हो सकता, और इसके सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है, और लोकसभा या राज्यसभा में किसी भी सदस्य को इस समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया जा सकता है। 73 का क्वेश्चन है, इसमें देखना है कौन सा सत्य नहीं है। तो इसमें 73 का आंसर डी आएगा। लोकसभा या राज्यसभा के किसी भी सदस्य को इस समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया जा सकता है, तो ये थोड़ा सा गलत है। देखिए, लोक लेखा समिति का गठन भारत सरकार अधिनियम 1919 में अंतर्गत हुआ था, और पहली बार 1921 में हुआ था। इसका मतलब अधिनियम जो 1919 का है और पहली बार 1921 में गठित हुआ था। लोक लेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्त लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है और लोकसभा सदस्यों में से की जाती है। इन समिति का प्रमुख कार्य नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के वार्षिक प्रतिवेदनों की जांच करना है। तो लोक लेखा समिति में केवल 22 जो सदस्य होते हैं वो लोकसभा अध्यक्ष द्वारा लोकसभा सदस्यों में से की जाती है। ठीक है, तो इसका आंसर नंबर डी होगा। नेक्स्ट है 74 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से वह कौन सा माध्यम है जिनके द्वारा लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है? ठीक है, जिनमें से लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है। सत्रावसान है, स्थगन या विघटन। तो इसमें आंसर नंबर डी होगा, तीनों, है ना। सत्रावसान के द्वारा भी, स्थगन के द्वारा भी और विघटन के द्वारा भी। ठीक है, तीनों के द्वारा की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 75 पे।
जब किसी सदन का अध्यक्ष सदन के किसी सदस्य को बोलने से रोककर अन्य किसी सदस्य को बोलने के लिए कहता है तो यह घटना कहलाती है मर्यादा या बैठ जाना, पक्ष त्याग या अंतर्प्रदर्शन, इंटरपेलियन। ठीक है, तो 75 का आंसर जो होगा डी होगा, बैठ जाना, यील्डिंग द फ्लोर। ठीक है, आंसर नंबर बी, बैठ जाना। देखिए, जब किसी सदस्य के अध्यक्ष सदन के किसी सदस्य को बोलने से रोककर अन्य किसी सदस्य को बोलने के लिए कहते हैं तो वह अब घटना बैठ जाना, यील्डिंग द फ्लोर कहलाती है। जैसे इसमें मर्यादा जो है, मर्यादा फर्स्ट पार्ट मर्यादा, तो उसमें डेकोरेंडम कहा जाता है, पक्ष त्याग किसी सदस्य द्वारा अपने दल को छोड़कर दूसरे दल में शामिल होना, अंतर्प्रदर्शन किसी सरकारी अधिकारी की किसी नीति के कार्य के लिए विवरण की मांग करना। ठीक है, तो ये है आंसर। क्वेश्चन नंबर 76 में आते हैं, देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही है, उसका चयन करना है। जनगणना संघ सूची का विषय है, उद्योग राज्य सूची, निगम कर संघ सूची या डाकघर बचत बैंक राज्य सूची और पशुओं के प्रति क्रूरता समर्थित सूची। इसमें सही युग्म का जो है चयन करना है। 70C का आंसर सी होगा, पहला, दूसरा, तीसरा और पांचवा। ठीक है, इसमें क्या, डाकघर बचत बैंक एक संघ सूची का विषय है, अन्य सभी सुमेलित है। डाकघर और बचत बैंक एक संघ सूची का विषय है, न कि राज्य सूची का, बाकी सब जो है सही सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 77 पे आते हैं। निम्नलिखित में से राजनैतिक दलों को सर्वप्रथम संवैधानिक मान्यता प्राप्त हुई थी। ठीक है, निम्नलिखित में से किस वर्ष राजनीतिक दलों को सर्वप्रथम संवैधानिक मान्यता प्राप्त हुई थी। 77 क्वेश्चन का आंसर डी होगा, 1985 में। देखिए, भारतीय संविधान के 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा भारत में प्रथम बार राजनीतिक दलों के संवैधानिक मान्यता प्राप्त हुई। जो 1985 में सर्वप्रथम राजनीतिक दलों को संवैधानिक मान्यता प्राप्त हुई थी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कथन वित्त विधेयक के संबंध में सत्य है। वित्त विधेयक के संबंध में सत्य है, यह सिर्फ लोकसभा में ही पेश किया जाता है या राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से ही पेश किया जाता है और राज्यसभा इसका अस्वीकृत कर सकती है या स्वीकृत कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 78, क्वेश्चन नंबर 78 का डी होगा, उपरोक्त सभी। ठीक है, उपरोक्त सभी क्या है। देखिए, वित्त विधेयक भी धन विधेयक की भांति राष्ट्रपति की सिफारिश पर लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है और जितने भी इसमें कथन है वो सब सत्य हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 79 पे आते हैं हम लोग। 79 क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। ठीक है, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। 12वां संविधान संशोधन गोवा, दमन, दीव और भारत में शामिल किया गया। 10वां संविधान संशोधन दादरा एवं नगर हवेली को भारत में शामिल किया गया। 52वां संविधान संशोधन मंत्रिपरिषद के कुल सदस्यों का 15% किया गया और 113वां संविधान संशोधन EWS को आरक्षण दिया। 103वां संविधान संशोधन, तो कौन सा सुमेलित नहीं है, तो इसमें विकल्प सी जो है वो सुमेलित नहीं है, विकल्प सी। 52वां संविधान संशोधन मंत्रिपरिषद को कुल सदस्यों का 15% किया गया। देखिए, 52वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ था। इसमें बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली भाषाओं को जो है 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। और 91वां संविधान संशोधन जो 91वां संविधान संशोधन था उसमें मंत्रिपरिषद को कुल सदस्यों का 15% किया गया था। तो और जितने भी अन्य युग्म हैं वो सब सही सुमेलित हैं। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं हम लोग 80 पे। क्वेश्चन नंबर 80 है, भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों को उनके कार्यकाल के अनुसार पहले और बाद के क्रम में व्यवस्थित करना है। और क्वेश्चन नंबर 80 है, तो इसमें देखिए डॉक्टर जाकिर हुसैन, बीबी गिरी, ज्ञानी जैल सिंह और डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, ये तो 1997 या 93 के अंतर्गत थे। तो देखते हैं इसके आगे। देखिए, डॉक्टर जाकिर हुसैन थे 1967 से 1969 तक और ये पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। सेकेंड है जो बीबी गिरी थे, इनका कार्यकाल था 1969 टू 1974 में। निर्वाचन के दूसरे चक्र की गणना हुई थी इनके कार्यकाल में, इनके वोटिंग लिस्ट में। थर्ड है ज्ञानी जैल सिंह, इनका कार्यकाल था 1982 टू 1987 तक। पॉकेट वीटो का इस्तेमाल इन्होंने किया था, ज्ञानी जैल सिंह। और फोर्थ है डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, 1992 टू
1997। इनके कार्यकाल में पंचायती राज का संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। तो इसमें आंसर सी होगा। ठीक है, 1 2 3 4 सब एक सीरियल से सेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 81 पे आते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह व्यक्ति एक ही समय से एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल रह सकता है। हाँ, ये सही है। इस प्रावधान को 7वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। तो ये इसमें थोड़ा सा इशू आएगा। ये क्वेश्चन नंबर 81 है। देखिए, एक व्यक्ति को एक समय में एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। और ये संविधान, इसमें देखना, जस्ट एक मिनट, शायद कुछ गलत, ना तो एक ना ही दो। देखिए, संविधान में अनुच्छेद 153 के अनुसार प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। ठीक है। और 7वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में यह जोड़ा गया कि यह व्यक्ति एक समय में एक या एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल रह सकता है। राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख होता है, और परंतु वास्तविक शक्ति मुख्यमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद की होती है। तो इसमें तो एक व्यक्ति एक समय में एक या एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल रह सकता है। और सेकंड है, इस प्रावधान में 7वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया था। इसमें आंसर डी है। ठीक है, एक क्वेश्चन सा थोड़ा सा इशू दिख रहा है मुझे, इसे बाद में हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, वैसे अगर आंसर में से देखा जाए तो केवल एक में सही होगा। सॉरी, जस्ट एक मिनट, इसमें असत्य पूछा है। सॉरी, हमने सत्य कथन का हमने जान लिया, तो इसमें कुछ दोनों सत्य है, इसमें कोई असत्य नहीं है। तो इसमें दोनों जो है सही है, इसलिए ना तो एक ना ही दो। ठीक है, ओके, सही है। 82, क्वेश्चन नंबर 82। लोकायुक्त अधिनियम पारित करने वाला भारत का कौन सा राज्य है? लोकायुक्त अधिनियम पारित करने वाला भारत का पहला भारतीय राज्य कौन सा है? तो 82 का है क्वेश्चन नंबर बी, उड़ीसा। ठीक है। देखिए, लोकायुक्त अधिनियम पारित करने वाला भारत का पहला भारतीय राज्य उड़ीसा 1970 में है। 1970 में पारित किया गया था। यह जान लेना आवश्यक है कि सर्वप्रथम 1971 में महाराष्ट्र में लोकायुक्त पद का सृजन किया गया, परंतु अधिनियम सर्वप्रथम उड़ीसा द्वारा बनाया गया था। और प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 में केंद्र स्तर पर लोकपाल तथा राज्य स्तर पर लोकायुक्त का पद सृजित किया गया था 1966 में, 1966 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83 है, निम्नलिखित में कौन सा कथन स्थगन प्रस्ताव के संबंध में सत्य है? पहला है, इसका तात्पर्य है मंत्रियों को सूचना एकत्र करना। सेकंड है, इसका तात्पर्य है बजट प्रस्ताव में कटौती करना। थर्ड है, इसका तात्पर्य है सरकार की किसी विशिष्ट नीति का आलोचना करना। या फोर्थ है, इसमें से कोई नहीं। देखिए, 83 का क्वेश्चन जो है उसका आंसर सी होगा। इसका तात्पर्य है सरकार की किसी विशिष्ट नीति का आलोचना करना। ठीक है, स्थगन प्रस्ताव के संबंध में जो सत्य है कथन वह यही है कि सरकार की किसी विशिष्ट नीति का आलोचना करना। इसमें स्थगन प्रस्ताव का तात्पर्य है कि सरकार की किसी विशिष्ट नीति का आलोचना करना। स्थगन प्रस्ताव सरकार के विरुद्ध एक निंदा प्रस्ताव होता है। यह प्रस्ताव किसी सदस्य द्वारा गंभीर या सार्वजनिक महत्व के विषयों पर ध्यान आकर्षित करने के लिए लाया जाता है। तो इसका आंसर नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 80 नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 84। निम्नलिखित में से किसके द्वारा लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण सुनिश्चित किया गया है? इसमें डायरेक्ट अनुच्छेद पूछा है। तो 84 का जाहिर सी बात है अनुच्छेद 330 द्वारा। देखिए, अनुच्छेद 330 द्वारा लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण सुनिश्चित किया गया है। और यह राज्य सभा में अनुसूचित जाति एवं जनजातियों हेतु आरक्षण का प्रावधान नहीं है। ठीक है, और राज्य में सभा में अनुसूचित जातियों एवं जातियों हेतु आरक्षण का प्रावधान नहीं है, यह भी सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन 85 पे देखते हैं। निम्नलिखित में से एक बिंदु पर भारतीय संघवाद तथा अमेरिकी संघवाद के मध्य समानता पाई गई है। अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र के पास होना, अवशिष्ट शक्तियों का राज्य के पास होना, समवर्ती सूची राज्यों के पास होना, राज्य और केंद्र के मध्य विवादों का निपटारा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा करना। तो भारतीय संघवाद तथा अमेरिकी संघवाद के मध्य समानता जो पाई जाती है उसमें 85 का डी होगा। समानता ही पाई जाती है, राज्य एवं केंद्र के मध्य विवादों का निपटारा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा करना। ठीक है, यही समानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 86 पे। निम्नलिखित में से कौन सा निर्वाचन आयोग का प्रमुख कार्य है? तो निर्वाचन आयोग का जो प्रमुख कार्य है उसमें आता है, देखिए पहला है, निम्नलिखित में से निर्वाचन आयोग का प्रमुख कार्य है
आचार संहिता का निर्माण करना, राजनीतिक दलों का मान्यता प्रदान करना, या निर्वाचन की तिथि एवं समय सारणी तैयार करना, उपरोक्त सभी। तो 86 का आंसर डी आएगा, इसमें उपरोक्त सभी सही है। ठीक है, प्रमुख कार्य इसमें आचार संहिता का निर्माण करना, राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना और निर्वाचन की तिथि एवं समाप्ति का सारणी तैयार करना, इसमें तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 87 पे। इसमें आर्टिकल है और उसके सामने सुमेलित करना है। तो इसमें ये देखना है कि सुमेलित नहीं करना है। ठीक है, अक्सर ये क्वेश्चन गलत हो गया, अभी हमारा इसका पहले भी क्वेश्चन गलत हुआ था। तो इसमें नहीं करना है, जो सुमेलित नहीं है उसके बारे में देखना है। तो 87 का अनुच्छेद 315 जो है दिया है, इसमें संघ एवं राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग होना। अनुच्छेद 316 संघ एवं लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति करना। अनुच्छेद 318 है लोक सेवा आयोग के कार्य। अनुच्छेद 323 है लोक सेवा आयोग के प्रतिवेदन। तो इसमें 87 का आंसर जो होगा सी होगा। 318 जो है लोक सेवा आयोग का कार्य। देखिए 320 जो है अनुच्छेद 320 लोक सेवा आयोग का कार्य है, ये सही है। और 318 है आयोग के सदस्यों एवं कर्मचारियों की सेवा शर्तों संबंधी नियम बनाने की शक्ति। ठीक है, तो यह 300 जो 18 इसमें दिया गया है, यहाँ पे 320 होगा 320। नेक्स्ट क्वेश्चन 88 पे आते हैं। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, लेकिन इन्हें हटाया जाता है। ठीक है, राज्यपाल की नियुक्ति, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, लेकिन इन्हें हटाया जाता है संसद के द्वारा या राष्ट्रपति द्वारा, राज्य विधानमंडल द्वारा या मुख्यमंत्री द्वारा। देखिए क्वेश्चन काफ़ी टफ है। इसमें कई लोग जो है इसमें राज्यपाल ही लगा देते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि राज्यपाल द्वारा अगर राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है तो उन्हें राज्यपाल के द्वारा भी हटाया जा सकता है। ऐसा मतलब लोग अनुमान लगाते हैं, जो प्रयास लगाते हैं कि हाँ यही हो सकता है, बट ये गलत होगा। ठीक है, 88 का भी होगा, इसमें राष्ट्रपति द्वारा। देखिए राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और उनके सदस्यों की नियुक्ति भले ही राज्यपाल द्वारा की जाती है, लेकिन उन्हें राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जाता है। और राष्ट्रपति उन्हें उसी आधार पर हटा सकता है जिस आधार पर संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के सदस्यों को हटाया जाता है। ठीक है, तो राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को उसी प्रकार हटाया जाएगा जिस प्रकार संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को हटाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 89 पे। निम्नलिखित में से कौन सा वित्त आयोग का प्रमुख कार्य है? संघ एवं राज्यों के बीच शुद्धागमों का वितरण, भारत के संचित निधि में धन निकासी की अनुमति देना, या स्थानीय निकायों के संसाधनों की आपूर्ति हेतु आवश्यक उपाय करना। क्वेश्चन नंबर 89 का आंसर है। तो वित्त आयोग के प्रमुख कार्य इसमें क्या है? ठीक है, तो इसमें ए होगा 1 और 3। ठीक है, 1 और 3 होगा। देखिए पहले में क्या है कि संघ एवं राज्यों के बीच करों का शुद्ध आगमों का वितरण, और तीसरा है स्थानीय निकायों के संसाधनों की अनुपूर्ति हेतु आवश्यक उपाय करना। तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 280 के क्लॉज 3 में तहत भारत को वित्त आयोग के निम्नलिखित मामलों में सुझाव देता है। भारत का वित्त आयोग निम्नलिखित मामलों में सुधार देता है। पहला क्या है? संघ और राज्यों के बीच करों का शुद्ध आगमों का वितरण करना। सेकंड है अनुच्छेद 275 के तहत भारत की संचित निधि में राज्यों के राजस्व की सहायता के लिए अनुदान देना। थर्ड है राज्य वित्त आयोगों के सिफारिश के आधार पर राज्यों के स्थानीय निकाय जैसे पंचायती एवं नगर पालिकाओं के संसाधनों की आपूर्ति। और फोर्थ है सुदृढ़ जो है वित्त के हित में अन्य कोई विषय पर राष्ट्रपति के आयोग को निर्दिष्ट करें। ठीक है, तो यह है 89 का आंसर होगा ए वित्त आयोग के प्रमुख कार्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90। भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य विधायिका में सम्मिलित है? देखिए राज्य विधायिका में सम्मिलित है, तो इसमें है राज्यपाल, राष्ट्रपति, विधानसभा या विधान परिषद। इसमें राज्य विधायिका में सम्मिलित कौन कौन से हैं? तो 90 का आंसर जो होगा आपका सी होगा। 1, 3 और 4, राज्यपाल, विधान सभा और विधान परिषद, ना कि राष्ट्रपति। संसद जो है राष्ट्रपति से बनता है, जैसे है ना, राष्ट्रपति, विधानसभा, राज्यसभा और लोकसभा। ठीक है, संसद जो है राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा के द्वारा बनता है। लेकिन यहाँ पे कहा है राज्य विधायिका के लिए देखिए राज्यपाल, विधान परिषद और विधानसभा, विधान परिषद, यानी कि आंसर नंबर सी इसमें सही होगा। 1, 3 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन 91 पे आते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में 15वीं भाषा के रूप में शामिल किया गया। सिंधी भाषा की बात कर रहा है। नेक्स्ट है नागालैंड को राज्य का दर्जा दिया जाना 44वां संविधान संशोधन द्वारा। और पांचवा है लोकसभा की सीटों का 525 से 545 करना। इसके कालक्रम अनुसार इसको जो है व्यवस्थित करना है।
इसमें देखा 91 का क्वेश्चन नंबर 91 का आंसर भी होगा 2 1 4 3। पहला, नागालैंड को राज्य का दर्जा दिया गया 13वें संविधान संशोधन अधिनियम 1962 के द्वारा। दूसरा है, सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में 15वीं भाषा के रूप में शामिल किया गया 21वां संविधान संशोधन अधिनियम 1967 द्वारा। लोकसभा की सीटों को 525 से बढ़ाकर 545 कर दिया गया, यह हुआ था 31वां संविधान संशोधन अधिनियम 1973 के द्वारा। और 44वां संविधान संशोधन अधिनियम जो था 1978 में हुआ था। ठीक है, तो आंसर नंबर 20 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 92 पे। 92 है, संघ का अभिप्राय है। संघ का अभिप्राय है, तो संघ का अभिप्राय जो है यह है शक्तियों का विभाजन। ठीक है, शक्तियों का विभाजन आंसर होगा। देखिए, संघात्मक शासन जो होता है, संघात्मक शासन की व्यवस्था में संघ और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन होता है, विकेंद्रीकरण होता है। इसमें शक्तियां जो है संविधान द्वारा केंद्र सरकार एवं राज्य सरकारों में विभाजित होती है। और अमेरिका, स्विट्जरलैंड, कनाडा, रूस, ब्राज़ील, अर्जेंटीना आदि देशों में सरकार का संघीय मॉडल है। क्या है? फेडरल, संघीय मॉडल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93। भारतीय संविधान के अंतर्गत युद्ध अथवा शांति की घोषणा करने की शक्ति निम्नलिखित में से किस में निहित है? जाहिर सी बात है इसमें जो है 93 का यही होगा, राष्ट्रपति में निहित है। ठीक है, ये क्वेश्चन नॉर्मल है, देख सकते हैं आप इसको। देखिए, संविधान जो भारत के राष्ट्रपति हैं वो देश के प्रतिरक्षा बलों में सर्वोच्च सेनापति होता है। जो रक्षा बल है उनके सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। तो उसे युद्ध घोषित करने तथा शांति स्थापित करने की शक्ति प्राप्त है, किंतु यह संसद की अनुमति के अनुसार होता है। कोई भी काम हो संसद की अनुमति के अनुसार होता है। ज्ञातव्य है कि राष्ट्रपति की सैन्य शक्ति जो है उसकी कार्यपालिका शक्ति के अधीन है और जिसका प्रयोग वह मंत्रिपरिषद की सलाह से करता है। ठीक है, राष्ट्रपति की जो सैन्य शक्ति है वह कार्यपालिका की शक्ति के अधीन है और उसका प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह के द्वारा ही यह राष्ट्रपति जो है करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 94 पे आते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। राष्ट्रपति उन्हीं मुद्दों पर जारी कर सकता है जिन पर संसद कानून बना सकती है। अध्यादेश केवल उन्हीं मुद्दों पर जारी कर सकता है जिस पर संसद कानून बना सकती है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश की सीमा वही सीमाएं होती हैं जो संसद द्वारा बनाए गए कानून की होती हैं। तो इसमें सत्य कथन को जो है चुनाव करना है। देखिए, 94 का आंसर सी होगा। इसमें 1 और 2 दोनों सही है। ठीक है, देखिए, संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति को संसद के सत्रावसान की अवधि में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। इन अध्यादेशों का प्रभाव व शक्तियों संसद द्वारा बनाए गए कानून की तरह होती है, परंतु ये प्रकृति में अल्पकालिक होते हैं और प्रश्नगत दिए दोनों कथन जो है सत्य हैं। ठीक है, अल्पकालिक होते हैं ना कि दीर्घकालिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा धुंधला है इसमें आया है, लेकिन अब मैं पढ़ दे रहा हूँ, रीड कर दे रहा हूँ। 10वीं अनुसूची में दल बदल के आधार पर निरर्थक के सवालों पर निपटारा किया जाता है। अगर 10वीं अनुसूची के आधार पर कोई किसी पक्ष ने दल बदल का कार्य किया है तो उसमें जो निहरता होता है तो उसके सवालों का निपटारा कहाँ किया जाता है? राष्ट्रपति द्वारा, उच्च न्यायालय के द्वारा या उच्चतम न्यायालय के द्वारा, राज्यसभा के सभापति एवं लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 95 हम सॉल्व कर रहे थे। तो 10वीं अनुसूची के तहत दल बदल की निर्भरता के बारे में जो निपटारा किया जाता है वह किया जाता है वह किया जाता है आपका राज्यसभा के सभापति एवं लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा। ठीक है, तो आंसर नंबर डी इसका सही होगा। राज्यसभा के सभापति एवं लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा उसका निपटारा किया जाता है अगर निहरता 10वीं अनुसूची के अनुसार दल बदल के आधार पर निहरता है। देखिए, भारतीय अनुच्छेद के संविधान के अनुच्छेद के 75 में कहा गया है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व होता है। ये तो आप लोग जानते हैं। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है और इसका अर्थ यह है कि मंत्रिपरिषद तभी तक है जब तक कि उसके सदन में बहुमत प्राप्त है। अविश्वास प्रस्ताव मंत्रिपरिषद में लोकसभा के विश्वास के निर्धारण हेतु लाया जाता है और लोकसभा मंत्रिपरिषद के अविश्वास प्रस्ताव पारित कर हटा सकती है। अगर लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आते हैं हम 95 पे। निम्नलिखित में से कौन सा अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में सत्य नहीं है? लोकसभा में इसे स्वीकार करने का कारण बताना आवश्यक है नहीं है, या पूरे मंत्रिपरिषद के विरुद्ध लाया जाता है, भी सही है, विजय से हमने बताया। यह मंत्रिपरिषद की कुछ नीतियों का आलोचना हेतु लाया जाता है, इससे पारित होने पश्चात मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना होता है। तो इसमें जो है सही है क्वेश्चन नंबर 96 का।
देखिए, लोकसभा में जो लोकसभा मंत्रिपरिषद है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। और अगर यदि मंत्रिपरिषद द्वारा विपक्ष द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है और अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो मंत्रिपरिषद को जो है इस्तीफा देना होता है। तो इसमें जो सत्य कथन नहीं है वह सी है, या मंत्रिपरिषद के कुछ नीतियों की आलोचना हेतु लाया जाता नहीं, ये गलत है। कुछ नीतियों हेतु नहीं, पूरा मंत्रिपरिषद के विरुद्ध लाया जाता है अविश्वास प्रस्ताव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97 में है, जब कभी कोरम पूरा करने की अस्थायी न्यायाधीशों की संख्या कम हो रही हो तो भारत मुख्य न्यायाधीश निम्नलिखित में से किसे की नियुक्ति करता है। देखिए, तदर्थ न्यायाधीश, कार्यकारी न्यायाधीश, अस्थायी न्यायाधीश, या इनमें से कोई नहीं। देखिए, 97 का आंसर जो होगा वही होगा तदर्थ न्यायाधीश। ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि कोरम पूरा करने में स्थायी न्यायाधीशों की संख्या कम पड़ रही होती है तो भारत के मुख्य न्यायाधीश तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। यह नियुक्ति अस्थायी काल के लिए की जाती है। ऐसा यह संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श एवं राष्ट्रपति के पूर्व मंजूरी द्वारा ही किया जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98 पे आते हैं हम लोग। 98 क्वेश्चन है, भारत की संसद अनुच्छेद 368 के अधीन यह अधिकार है कि वह संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों सहित संविधान में वर्णित किसी भाग में संशोधन कर सकती है, बशर्ते इसमें मूल संरचना प्रभावित ना हो। निम्नलिखित में से मूल संरचना के तत्वों की पहचान करें। देखिए, पहला इसमें एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना का जनादेश, अनुच्छेद 141 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति, और व्यक्ति की परिस्थिति एवं अवसर की समानता या न्यायिक समीक्षा। तो इसमें से देखते हैं क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। 98 का क्वेश्चन का आंसर होगा आपका डी, उपरोक्त में से सभी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर डी होगा, उपरोक्त में से सभी। देखिए, क्या है कि एक कल्याणकारी राज्य का स्थापना जनादेश केशवानंद भारती मामला जो हुआ था 1973 में, उसमें किया गया था। अनुच्छेद 141 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति दिल्ली जुडिशियल सर्विस एसोसिएशन 1991 के द्वारा हुआ था। व्यक्ति की परिस्थिति एवं अवसर की समानता इंदिरा नेहरू गांधी मामला 1975 में, और न्यायिक समीक्षा एसआर बोम्मई मामला 1994 में हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 99 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान है जिसमें संशोधन है तो विशेष बहुमत या आधे राज्यों की स्वीकृति अनिवार्य होता है। यह क्वेश्चन नंबर 99 है। तो इसमें आंसर जो होगा डी होगा, उपरोक्त में से सभी। देखिए, अनुच्छेद 368 जो है 368 के में वर्णित प्रावधानों के आधार पर संघीय ढांचे में संबंधित संशोधन जो है संविधान संशोधन के उपबंधों को संसद के विशेष बहुमत से संशोधित किया जाता है। इस प्रावधान हेतु आधे राज्यों के विधानमंडलों को भी स्वीकृति अनिवार्य है, और इसमें प्रस्तुत जितने भी प्रावधान है वह अनिवार्य है। ठीक है। तो उपरोक्त सभी यह सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100, और आज हम लोग 100 क्वेश्चन तक ही सॉल्व करेंगे। 100 क्वेश्चन में क्या कहता है कि नीचे दिए गए कथनों में से नीचे दिए गए कथनों में एक कथन को ए है और कार्य दूसरा है। अभिकथन ए क्या है, प्रधानमंत्री के परामर्शानुसार राष्ट्रपति मंत्रिमंडल के किसी सदस्य को उप प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकते हैं। नेक्स्ट है, उप प्रधानमंत्री की उत्तरदायित्व का निर्धारण प्रधानमंत्री की विशेषाधिकार है। ठीक है। तो इसमें 100 क्वेश्चन का बी होगा, ए आर दोनों सही है, आर्य का सही व्याख्या नहीं करता। देखिए, संविधान में उप मुख्यमंत्री का पद का कोई प्रावधान नहीं है। आप लोग पढ़े होंगे किसी भी आर्टिकल में, उप प्रधानमंत्री का कोई प्रावधान नहीं है। किंतु समय समय पर राजनीतिक कारणों से सत्तारूढ़ दल द्वारा संवैधानिक प्रावधानों से हटाकर उप प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है। इस प्रकार यह विशुद्ध रूप से एक राजनीतिक पद है। इस प्रकार कथन और कारण दोनों सही है, परंतु कारण कथन का सही व्याख्या नहीं करता है। आज हम लोग 100 क्वेश्चन तक सॉल्व किए हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और 50 क्वेश्चन, जिसमें 150 क्वेश्चन हो जाएगा टोटल। तो यदि आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें और कमेंट करके बताएं इसमें और हम संशोधन क्या कर सकते हैं। ओके।